हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पर। मैं विकास मिश्रा पॉलिटी का एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। जैसा कि आप लोग स्लाइड में पीछे देख पा रहे होंगे कि क्लास नंबर 4 है ये हमारी। और यहां पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। इसका मतलब भारत का जो संविधान है जिससे पूरा इंडिया या भारत देश चलता है, रन होता है, वो संविधान कैसे बना, डिबेट्स कैसे हुई, संविधान सभा में समितियां कौन कौन सी बनी थी, और अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम इतना ज़्यादा क्यों लिया जाता है, आखिर उनका मेन काम क्या था, संविधान लागू कब हुआ, इन सारी बातों को आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो वीडियो है ये आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी या अगर जो आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आप जनरली पीसीएस का एग्जाम कहते हो, वो अगर जो देना चाहते हैं तो उसके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है, ये वीडियो आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम अगर जो दे रहे हैं और पॉलिटी आ रही है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका कंटेंट देखकर ही आप समझ जाएंगे कि ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल है आपके लिए। और ये जो क्लास नंबर 4 है, इसको अगर जो आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं कि संविधान कैसे बना, तो पहले आपके प्लेटफॉर्म पर पहले से ही अपलोडेड है क्लास नंबर 3। और क्लास नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था, संविधान सभा कैसे बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने संविधान को बनाया है। तो पहले क्लास नंबर 3 वाला जो है वो आप लेक्चर देखिए, संविधान सभा। और उसके बाद यहाँ पर अगर जो आप ये क्लास नंबर 4 देखते हैं तो आपको मज़ा भी आएगा देखने में और समझ में भी ज़्यादा आएगा। अगर जो किसी के पास कम समय है तो वो सेपरेट ये वाला भी देख सकता है विदाउट क्लास 3 के। ठीक है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए, संविधान का निर्माण हम लोग समझने वाले हैं, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके पहले ये स्लाइड है, और इस स्लाइड से पहले देखिए संविधान सभा का मतलब क्या है, संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, और ये संविधान सभा बनी कैसे, ये हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास 3 में कि भाई कैबिनेट मिशन आया था और उसने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे भारत की संविधान सभा बन गई। और भारत की संविधान सभा में टोटल कितने मेंबर थे, तो टोटल भारत की संविधान सभा में जो मेंबर आए वो कितने आए, वो आए 389, 389 लोग संविधान सभा में जो है संविधान सभा में आए। और ये जो 389 लोग हैं ये संविधान बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे की बात करते हैं। अब जब संविधान सभा तो बन गई, लेकिन उनको एक जगह चाहिए कि भाई बैठें कहाँ, कहाँ बैठ के संविधान लिखें। तो इसके लिए ये हमारी संसद है। ठीक है, पुरानी वाली संसद है, क्योंकि अभी तो नई वाली भी संसद बन गई है। तो पुरानी वाली जो दिल्ली में संसद है, पार्लियामेंट है, उसका एक हाउस तो हो गया भाई लोकसभा। ठीक है, और दूसरा हाउस कौन सा हो गया, राज्यसभा। और ये वाला जो है बीच वाला जो हॉल है, इसको हम सेंट्रल हॉल कहते हैं, केंद्रीय कक्ष कहते हैं। और इस केंद्रीय कक्ष की विशेषता क्या है, यहीं पर बैठ के संविधान लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है सेंट्रल हॉल में। तो यहां पर बैठक हुई। ठीक है, अब प्रथम बैठक कब हुई, तो इसके लिए आप देखिए यहां पर कि प्रथम बैठक संविधान सभा की कब होगी, 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग या प्रथम बैठक हुई। और इस दिन अस्थायी अध्यक्ष या फर्स्ट टेम्पररी चेयरपर्सन किसको चुना गया, सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। अब ये टेम्पररी चेयरपर्सन क्या होता है, आइए इसको भी एक बार समझते हैं। तो देखिए है क्या, लोकसभा में जब चुनाव होता है तो होता क्या है कि लोकसभा में जब भी पहले पहले लोग चुन के जाते हैं और यहाँ पर बैठने के लिए जाते हैं, तो भाई सबको ओथ लेना है, कसम खानी है, शपथ लेनी है। तो एक कोई ना कोई मॉनिटर होना चाहिए लोकसभा में जो सबको बताए कि हाँ भाई अभी आपका नंबर है, इसके बाद आपका नंबर है। तो कोई एक ऐसा मॉनिटर होना चाहिए, है ना, जो बताए सारी चीजें। तो इस वजह से 1 या 2 दिन के लिए लोकसभा में एक टेम्परेरी स्पीकर चुन लिया जाता है, या यूं समझ लीजिए कि यहां पर एक अस्थाई, ठीक, अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अस्थाई यहां पर अध्यक्ष चुना जाता है सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए, और उसका मेन काम क्या होगा, वो शपथ वगैरह दिलाने में मदद करेगा। ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष। और अगर जो इसको बोलना हो तो लोकसभा के अस्थाई अध्यक्ष को बोलते क्या है, ये भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है। लोकसभा के अस्थाई अध्यक्ष को बोलते हैं प्रोटम स्पीकर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, प्रोटम स्पीकर। तो ये 1-2 दिन के लिए चुन लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या होता है, इसके बाद लोकसभा के जब सारे मेंबर्स क्या होते हैं, ओथ वगैरह लेके, शपथ वगैरह जो लेके है, अपने स्थान पर सब लोग बैठ जाते हैं। उसके बाद लोकसभा के सारे मेंबर्स अपने में से चुनते हैं एक परमानेंट स्पीकर, एक स्थायी अध्यक्ष।
और वो स्थायी अध्यक्ष क्या करेगा, लोकसभा का टाइम पीरियड 5 साल होगा तो लोकसभा 5 साल तक जो बैठकें करेगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, परमानेंट स्पीकर करेगा। तो इसका मतलब लोकसभा में एक प्रोटेम स्पीकर, टेम्परेरी स्पीकर चुना जाता है और इसके बाद क्या चुना जाता है, परमानेंट स्पीकर चुना जाता है, स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट संविधान सभा पर लगाइए आप। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 और इसमें भी टेम्परेरी जो है चेयरपर्सन, अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया। ये क्वेश्चन आईएएस वाले 2024 के पेपर में आया था। वो क्वेश्चन आप जो है उठा के क्वेश्चन पेपर देखिए। उन्होंने पूछा था कि राजेंद्र प्रसाद के पहले संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो राजेंद्र प्रसाद के पहले सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, तो अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और इस दिन जो प्रथम बैठक हुई तो टोटल कितने मेंबर आए बैठने के लिए, 211 लोग आए। क्यों भाई 211 लोग क्यों आए, टोटल तो संविधान सभा में कितने लोग थे, 389 लोग थे, 389 लोग थे, लेकिन 211 ही लोग क्यों आए, क्योंकि जो मुस्लिम लीग है और जो देशी रियासतें हैं उन्होंने भाग नहीं लिया संविधान सभा में, इस वजह से 211 ही लोग यहां पर उपस्थित हुए। हालांकि बहुत सारी किताबों में कहीं कहीं पर 208 दिया है, कहीं कहीं पर 207 दिया है, लेकिन मोस्ट ऑथेंटिक जो इसका आंसर है 211 ही है। संविधान सभा का, या यूं कह लें कि अपना जो सेंट्रल हॉल है उसका यहाँ पर मैंने ये फोटो भी लगाया है। और सेंट्रल हॉल में देखिए क्या है, जवाहरलाल नेहरू जो है ये संविधान सभा में स्पीच दे रहे हैं और सामने सारे संविधान सभा के मेंबर बैठे हुए हैं। ये भी जो फोटो है कहाँ का है, सेंट्रल हॉल या केंद्रीय कक्ष जो संसद का है वहां का है, मतलब संविधान सभा के सारे मेंबर बैठे हैं। ठीक है, तो पहली बैठक हो गई, समझ लो जो कि ओथ वगैरह ले लिया, ठीक है सबने। दूसरी बैठक हुई, द्वितीय बैठक या सेकंड मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कब हुई, तो 11 दिसंबर 1946 को हुई। और 11 दिसंबर 1946 को हुई तो जैसे लोकसभा वाला मैंने समझाया था, अब क्या होगा, तो अब भाई क्या होगा, परमानेंट अध्यक्ष चुना जाएगा जो पूरे, जब तक संविधान नहीं बन जाएगा तब तक मॉनिटर वही रहेगा। तो परमानेंट स्पीकर या यूं कह लें कि परमानेंट जो है चेयरपर्सन, स्थायी अध्यक्ष या परमानेंट चेयरपर्सन किसको बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। ठीक है, अब भाई हो सकता है राजेंद्र प्रसाद बीमार हो जाएं, कभी ना आ पाए, तो संविधान सभा की बैठकें कौन चलाएगा, तो इसके लिए क्या किया गया, उपाध्यक्ष या वाइस चेयरपर्सन भी यहां पर चुना गया। और वाइस चेयरपर्सन जो है दो थे संविधान सभा के, एक थे एच.सी. मुखर्जी और एक थे वी.टी. कृष्णामाचारी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, तो दूसरी बैठक भी आपने देख ली, इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद तीसरी बैठक या थर्ड मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। थर्ड मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हुई, 13 दिसंबर 1946 को होगी। अब भाई ठीक है, मॉनिटर भी बैठ गया मेन गद्दी पर, संविधान सभा के सारे जो है मेंबर्स भी सामने बैठे हैं। अब क्या हो, अगर जो आपको कोई किताब लिखनी है, बाई चांस मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको ज्योग्राफी की बुक लिखनी है, तो ज्योग्राफी की बुक लिखनी है तो ऐसे ही आप बोल दोगे क्या कि चलो सब लोग किताब लिखो, तो क्या क्या लिख देंगे, किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे संविधान भी तो एक किताब ही है, और ये अगर जो आपको किताब लिखनी है तो पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई किताब के अंदर क्या क्या होगा, किताब का इंडेक्स तो बताओ कि किस किस बारे में चीजें यहाँ पर लिखी जाएंगी। तो तीसरी जो बैठक हुई, तीसरी बैठक में क्या किया कि जवाहरलाल नेहरू ने, समझ लीजिए कि एक पेज लिया, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, जवाहरलाल नेहरू ने एक पेज लिया और इस पेज पर समझ लीजिए उन्होंने मेन मेन बातें लिख दी। ठीक है, या यूं कह लें एक हिसाब से कि संविधान का उन्होंने इंडेक्स तैयार कर दिया। जैसे ज्योग्राफी की आप किताब लिखें तो पहले एक इंडेक्स बना लेंगे कि भाई माउंटेन्स के बारे में लिखा जाएगा, रिवर्स के बारे में लिखेंगे, डेजर्ट्स के बारे में लिखेंगे, तो पहले इंडेक्स बनाएंगे तभी तो उसके बाद किताब लिखेंगे। तो ऐसे संविधान भी एक किताब है। तो नेहरू ने क्या किया कि एक पेज लिया और उस पे जो है बहुत सारी बातें यहाँ पर लिख दी, एक हिसाब से संविधान का इंडेक्स उन्होंने तैयार कर दिया। और इस संविधान के इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोलते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हैं या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देखिए इतना इंपॉर्टेंट है, सारी संविधान सभा के मेंबर्स को पता है कि एक बार सारे संविधान सभा के सदस्य अगर जो एग्री हो गए, अगर जो सहमत हो गए, तो इसी को देख के जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा या पूरा संविधान इसी पर बेस्ड होना है, क्योंकि मेन मेन प्रिंसिपल्स, मेन मेन सिद्धांत इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में लिख दिए गए। इस वजह से बहुत इत्मीनान के साथ में 1-1.5 महीने का समय लिया संविधान सभा के सदस्यों ने। किसी को अगर जो कोई असहमति थी किसी वर्ड से, किसी को कोई वर्ड जोड़ना था, घटाना था, वो सारा काम हुआ और फाइनली ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पास कर दिया गया। कब,
22 जनवरी 1947 को। जवाहरलाल नेहरू ने इसको पेश कब किया संविधान सभा में? 13 दिसंबर 1946 को। और बाद में संविधान सभा ने इसको पास कब कर दिया? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। और इसकी एक खास बात और मैं आपको बताता हूं, यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारत के संविधान की प्रस्तावना बन जाएगा। भारत के संविधान की क्या बन जाएगा? प्रियम्बल बन जाएगा। ठीक है। भारत के संविधान में प्रियम्बल है, प्रस्तावना है। ठीक है। जो एनसीईआरटी की किताबों पर पहले वाले फ्रंट कवर पे दी रहती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो वही प्रियम्बल क्या है, इस उद्देश्य प्रस्ताव में ही कुछ बदलावों के बाद में वो उद्देश्य प्रस्ताव बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, उसके बाद ये तीसरी बैठक हो गई। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये तीसरी बैठक का पॉइंट नहीं है, ये अलग से पॉइंट है कि हमारे, अगर जो आपसे कोई पूछे कि भाई संविधान में संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संवैधानिक सलाहकार हमारे थे बेनेगल नरसिंह राव। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव। यहां पर रॉय लिखा है ना, ये राव है। ठीक, राव। ठीक। और इनको हम बी एन राव भी बोलते हैं, बी एन राव। ठीक है, बी एन राव। ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव, ये संविधान सभा के सलाहकार थे। इनका मेन काम क्या था? तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप लोग मंत्री हैं, कोई भी मंत्री है, कोई भी प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, वो अपनी स्पीच देते हैं। आपको लगता है कि यार इतनी अच्छी स्पीच ये कैसे बोल रहे हैं? हो सकता है जो मंत्री हो, पीएम हो, राष्ट्रपति हो, वो 8वीं पास हो, 9वीं पास हो, बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, उसकी स्पीच आप देखेंगे फिर भी इतनी फराटेदार, इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी। डोनाल्ड ट्रंप जब इंडिया में आए और उन्होंने स्पीच दी, तो उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल, हड़प्पा, सारी चीज़ों की बात की। हिस्ट्री के आप स्टूडेंट होते तब भी आपको मजा आ जाता सुन के स्पीच। इसका मतलब क्या डोनाल्ड ट्रंप को ये आता है ये सारी चीज़ें? नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का तो आप चेहरा देख रहे हैं, लेकिन उनके पीछे उनका जो एडवाइजर है, सलाहकार है, वो बहुत नॉलेजेबल है, उसने स्पीच तैयार की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ तो उनकी स्पीच आप कभी सुनिए, कितनी मस्त स्पीच है, कितनी अच्छी स्पीच है। तो इसका मतलब क्या है, आप चेहरा तो मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का देखते हैं, लेकिन उनकी स्पीच कोई आईएएस ऑफिसर लिखता है या बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन उनकी स्पीच लिखता है, तो असली नॉलेज तो एडवाइजर में है, सलाहकार में है। बराक ओबामा जब इंडिया में आए तो उन्होंने ऐसे ही स्पीच में एक बात बोली, डीडीएलजी आपने शायद मूवी देखी हो, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। अब ये डीडीएलजी का डायलॉग है। इसका मतलब क्या है कि बराक ओबामा क्या शाहरुख खान की मूवी देखते हैं? क्या डीडीएलजी उनको पसंद है? जी नहीं। उनके एडवाइजर ने उनसे बोला कि भाई इंडिया में जा रहे हो आप और इंडिया में बॉलीवुड का क्रेज बहुत है, तो ये बोलना है। तो असली नॉलेज तो एडवाइजर के पास है। और बिल्कुल यही काम क्या किया बेनेगल नरसिंह राव ने। संविधान सभा कहीं पर भी अगर जो फंसती थी तो वो किससे पूछती थी? बेनेगल नरसिंह राव या बीएन राव से पूछती थी। संविधान सभा के महत्वपूर्ण एडवाइजर, सारे कामों पर संविधान सभा में सलाह किसने दी है? बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए बढ़ते हैं, तो संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष हमने यहां पर लिखे हुए हैं। तो इसको कैसे समझेंगे? तो देखिए हुआ क्या कि भाई संविधान में संविधान का इंडेक्स बना दिया जवाहरलाल नेहरू ने, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो अब भाई एक इंडेक्स भी आ गया, अब सबको पता चल गया कि भाई ये रहा इंडेक्स और इसी के आधार पर संविधान बनाते हैं। तो अब अगर जो कह दिया जाए कि चलो संविधान बनाओ सब लोग, तो सारे लोग एक ही चीज़ के बारे में लिखने लगेंगे, तो ऐसे थोड़ी ना बन पाएगी कोई किताब। आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि आप भूगोल की किताब लिखना चाहते हैं और आपने डिसाइड किया कि भाई मेरी भूगोल की किताब में 3 जो है चीज़ें होंगी, जो है डेजर्ट्स होंगे, माउंटेन्स होंगे और रिवर्स होंगी। और आपके पास बाई चांस 15 लोगों का एक ग्रुप है एक किताब लिखने के लिए। तो आप क्या कीजिए, 5-5 लोगों के 3 ग्रुप बनाइए। एक लोगों को दे दीजिए काम कि भाई जाओ डेजर्ट्स के बारे में लिख के लाओ। 5 लोगों का एक ग्रुप हो जिसको आप दे दीजिए माउंटेन्स के बारे में लिख के लाओ। तीसरा जो 5 लोगों का ग्रुप हो उससे आप बोल दीजिए रिवर्स के बारे में लिख के लाओ। और यही तीनों लोग जब अपना अपना काम पूरा करके लाएंगे, तो वही चीज को आप क्या कर दीजिए, बाइंडिंग करके किताब तैयार कर दीजिए, किताब बन गई। तो ऐसे ही संविधान को बनाने के समय भी क्या किया गया, काम को डिवाइड कर दिया गया, काम को बांट दिया गया। और जो ग्रुप बने हैं यहाँ पर 4-4, 5-5, 6-6 लोगों के जो ग्रुप बनाए जाएंगे उनको हम कमेटियां कहते हैं, समितियां कहते हैं। तो हर एक समिति में कई सारे मेंबर होते होंगे, लेकिन आपसे कई सारे मेंबर नहीं पूछा जाएगा। आपके पूछा जाएगा, आपसे ऐसे क्वेश्चन आएगा कि बताइए संविधान सभा में मौलिक अधिकारों को लिखने के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई
पटेल। तो यहां पर क्या है कि वैसे तो कमेटियां कई सारी बनी थी, लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट वाली कमिटीज हमने यहां पर लिखी हैं जिससे क्वेश्चन आने की टेंडेंसी ज्यादा है, वो वाली। तो एक बार देखते हैं। संघ संविधान समिति, ये संघ संविधान समिति जो है यूनियन पावर कमेटी, इंग्लिश में मैं बोलता चल रहा हूं, हिंदी में सामने लिखा है, तो जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं वो अपना इंग्लिश में मैं बोल रहा हूं वो आप सुन के लिख सकते हैं, ठीक है। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका मतलब यूनियन या केंद्र की पावर कितनी होगी, ठीक है, ये किसने डिसाइड किया? जवाहरलाल नेहरू की कमेटी ने डिसाइड किया, उसके हेड जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति का मतलब हो गया यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन ये जो कमेटी है, मतलब केंद्र का स्ट्रक्चर कैसा होगा, केंद्र का स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि भाई लोकसभा कैसी होगी, राज्यसभा कैसी होगी, प्रेसिडेंट के पास पावर कैसी होंगी, ये सारी बातें। संघीय संविधान समिति का मतलब ये नहीं है कि यूनियन का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है ना, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का मतलब है कि संघ या केंद्र का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसके बारे में भी किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये दो कमेटियां शुरू की, ये इसके अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद देखो प्रांत या जो राज्य हैं हमारे, उनके संविधान समिति भी बनी है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो इसका मतलब राज्य का स्ट्रक्चर कैसा होगा कि भाई राज्यों में विधानसभाएं होंगी कि विधान परिषद होगी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में संबंध कैसे होंगे, तो ये सारी चीजें किस कमेटी ने डिसाइड किया है? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। और इसके हेड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और मौलिक अधिकार भी किसने लिखे हैं? मौलिक अधिकार साथ साथ में अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी, मतलब फंडामेंटल राइट्स, और यहां पर जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जनजाति और जो बहिष्कृत क्षेत्र हैं, उनके लिए भी एक कमेटी बनाई गई थी। इसको जर्नली हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज। मतलब अल्पसंख्यकों के लिए भी राइट्स किसने लिखे हैं? पटेल ने। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो भी किसने लिखे हैं? पटेल ने, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट वाली जो कमेटी है और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इन दो कमेटियों के हेड कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद देखिए, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति हो गई, प्रक्रिया नियम समिति हो गई, और संचालन समिति हो गई। ये जो तीन कमेटियां हैं, ये इसके हेड कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं इनके बारे में। राष्ट्र ध्वज, अच्छा तदर्थ जो है, ये वाला जो वर्ड दिया है तदर्थ, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एडहॉक। क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में एडहॉक बोलते हैं। आपने ये बहुत सुना होगा कि उनको एडहॉक पे नौकरी पे रख लिया गया है, टेम्परेरी बेसिस पे नौकरी पर रख लिया गया है। तो ऐसे एक टेम्परेरी कमेटी बनी, क्या डिसाइड करने के लिए कि हमारा जो झंडा, बहुत सारे जो झंडे हैं उसमें से इंडिया का नेशनल फ्लैग कौन सा होगा, है ना, हमारा राष्ट्र ध्वज कौन सा होगा। तो राष्ट्रीय ध्वज को डिसाइड करने के लिए भी एक कमेटी बनी, और उसके हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब राजेंद्र प्रसाद जो हैं, ये तो मॉनिटर हैं संविधान सभा के। भाई अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद हैं। तो भाई प्रक्रिया नियम समिति, कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाएंगे संविधान को बनाने के लिए, इसके भी हेड राजेंद्र प्रसाद हैं। और संचालन समिति, संचालन समिति का मतलब क्या हो गया? जैसे भाई कार है, कार की स्टीयरिंग जिसके हाथ में होती है, इसको संचालन समिति को इंग्लिश में स्टीयरिंग कमेटी बोलते हैं। तो कार लेफ्ट जाएगी कि राइट जाएगी, भाई वो ड्राइवर के हाथ में है, क्योंकि उसके हाथ में स्टीयरिंग है। ऐसे ही संविधान सभा की स्टीयरिंग किसके हाथ में थी? संविधान सभा की स्टीयरिंग थी किसके हाथ में? राजेंद्र प्रसाद के हाथ में। तो कितने टाइम लंच होना है, कितने टाइम सुबह आना है, कितने टाइम शाम में जाना है, पूरी संविधान सभा का संचालन जो है किसके हाथ में था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी अगर जो बात करनी हो पूरी संविधान सभा की, तो वो थी प्रारूप समिति, और या इसको हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये जो कमेटी है, इसके बारे में हम अभी अलग से बात करने वाले हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में हम अलग से बात करने वाले हैं, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया है ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति, और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में अभी हम बात करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपको समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए क्या है कि ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति, और ये ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप जो समिति है, इसको संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपॉइंट कब किया, कब ये समिति नियुक्त की गई? तो याद रखना 29 अगस्त 1947 को। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है अभी, हालांकि मैं डेट आपको याद करवा दूंगा ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि पिछली ही बार मतलब यूपीपीसीएस ने जो पेपर लिया 2023 में, उसमें क्वेश्चन आया था यही। बहुत सारी डेट दी हुई थी, वो संविधान सभा की ही डेट थी, और उन्होंने कहा था कि इनको क्रोनोलॉजी में सेट करो कि कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा बाद में काम हुआ। और वहां पर ये वाली भी डेट दी थी 29 अगस्त 1947, ठीक है। तो एक बार हम अभी ये डेट्स जो है वो ट्रिक के माध्यम से देख लेंगे, ठीक है।
अब देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति जो है इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो काम इन्होंने क्या किया है वो अभी बात करते हैं, ठीक है। लेकिन इनके मेंबर्स क्या क्या हैं एक बार वो पहले देख लेते हैं, और इनके अध्यक्ष वगैरह क्या हैं वो पहले देख लेते हैं। तो ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, पहली बात ये भी यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि ऑल मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरपर्सन, मतलब जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष को यदि शामिल कर दें तो कुल कितने सदस्य थे, क्या आंसर दोगे आप? 7 लोग थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जी को शामिल करते हुए कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी, ठीक है। तो अदर जो मेंबर हैं वो कितने मेंबर होंगे? अदर मेंबर होंगे 6। तो बाकी के 6 मेंबर्स के यहाँ पर नाम लिखे हैं, और बाकी के 6 मेंबर्स के यहाँ पर नाम लिखे हैं वो कौन कौन से हैं? तो A.K. अय्यर हैं, ठीक है, N. गोपाला स्वामी आयंगर हैं, K.M. मुंशी हैं, सैयद मोहम्मद सादुल्ला हैं, ठीक है। और इसके बाद देखो मैंने यहाँ पर ये 2 नाम लिखे हैं, एक तो B.L. मितर लिखा है, लेकिन B.L. मितर जो है इनकी जगह पर बाद में कौन आया? तो इनकी जगह पर माधव राव आ गए, तो इनकी जगह पर माधव राव आए। और डीपी जो खेतान है इनकी भी जगह पर कौन आया? इनकी जगह पर आए टीटी कृष्णामाचारी, ये भी चले गए। मतलब इनमें से B.L. मितर और डीपी खेतान में से एक लोगों की जो है डेथ हो गई, और एक लोगों ने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनकी हेल्थ जो है बहुत खराब चल रही थी। तो इन 2 B.L. मितर और डीपी खेतान की जगह पर कौन आ गया? N. माधव राव आ गए और टीटी कृष्णामाचारी आ गए। तो टोटल ये 6 मेंबर हो गए, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि ये नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं, तो भाई अगर जो साउथ से कुछ लोग हैं तो उनके नाम बड़े ही होते हैं, क्योंकि हमको पता है कि साउथ में जो है सरनेम जो है नाम के आगे जोड़ते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि APJ अब्दुल कलाम का नाम क्या है? अबुल पाकिर जैनुल आब्दीन अब्दुल कलाम। आप लोग क्रिकेटर KL राहुल के बारे में जानते होंगे, मैं आपसे कहूं कि KL राहुल का पूरा नाम क्या है तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, कन्नूर लोकेश राहुल। तो थोड़े से इस वजह से यहाँ पर नाम थोड़े थोड़े से बड़े हैं। और यहाँ पर ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स बैठे हैं, और इसमें ये रहे अपने अंबेडकर साहब, ठीक है। ये मैंने आपको फोटो लगा दिया है, एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो ये मेंबर्स आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी का मेन काम क्या था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का मेन काम क्या था? तो पहले इससे हम लोग ये जानते हैं कि जो BN राव थे संवैधानिक सलाहकार, उन्होंने क्या किया? उन्होंने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया, संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया, ठीक है। तो BN राव ने क्या किया? BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के मसौदे या ड्राफ्ट की जांच किसने की है? वो प्रारूप समिति ने की है। तो संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया किसने? BN राव ने। BN राव ने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया। ड्राफ्ट कैसे तैयार किया होगा? तो इसके लिए थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। कैसे भाई? बहुत सारी जो कमेटियां बनी थी कि यूनियन की पावर कितनी होगी, ठीक है, प्रांतों की पावर कितनी होगी, फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, तो उन सारी कमेटियों ने अपना अपना काम जो है सबमिट किया, और अपना अपना काम सबमिट किया, और उन्हीं सारी रिपोर्ट्स को बाइंड करके एक किताब बना के ड्राफ्ट तैयार कर दिया, है ना, BN राव ने इसके लिए ड्राफ्ट तैयार करने के लिए संविधान सभा का कम से कम 60 देशों के संविधान की उन्होंने स्टडी करी, और वहां से जो जो सही लगा BN राव को वो चीजें भी अपने संविधान में उन्होंने शामिल करी हैं। तो ये ड्राफ्ट तैयार किया BN राव ने, और BN राव ने ड्राफ्ट किसे दे दिया तैयार करके? वो ड्राफ्टिंग कमेटी को दे दिया, कि ड्राफ्टिंग कमेटी अब क्योंकि इस ड्राफ्ट को चेक करेगी, उसमें कुछ बदलाव करना है तो उसमें बदलाव करेगी। तो अब ड्राफ्टिंग कमेटी का मेन काम शुरू होता है। क्या? देखिए BN राव ने ड्राफ्ट दे दिया, और अब देखिए हेडिंग इसके आगे की क्या है? ये ड्राफ्टिंग कमेटी के काम पर ही है कि डिस्कशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फाइनल एक्सेप्टेंस, ठीक है, संविधान प्रारूप पर वाद विवाद और अंतिम स्वीकृति, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यहाँ पर देखिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया, BN राव ने जो उनको ड्राफ्ट दिया था उसको चेक वगैरह करके, उसकी जांच वगैरह करके, अपनी तरफ से अगर जो उसमें कुछ सुधार किया जाना था तो सुधार किया गया उनके द्वारा, और फाइनली उन्होंने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट या पहला ड्राफ्ट पब्लिश कर दिया। कब? 21 फरवरी 1948 को, ठीक है, 21 फरवरी 1948 को उन्होंने पब्लिश कर दिया, ठीक है। ये जो ड्राफ्ट इन्होंने पब्लिश किया ड्राफ्टिंग कमेटी ने, उसमें अनुच्छेद कितने थे? 315, क्योंकि संविधान के पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? अनुच्छेद बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। तो ये 315 थे। अनुसूचियां, शेड्यूल्स कितनी थी? 8, ठीक है। और ये जब रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश करी तो उसके बाद संविधान सभा के जो मेंबर्स थे उनको भी रिपोर्ट्स की एक एक कॉपी दी गई, ठीक है। जो हमारे प्रांत थे, स्टेट्स थे, उनको भी भेजा गया ये ड्राफ्ट,
ठीक है, और जनता के पास भी ये ड्राफ्ट भेजा गया, ठीक है। और 8 महीने का टोटल समय दिया गया ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा कि भाई आप लोग बिल्कुल पूरा जो है इस पे विचार कर लो, आपकी तरफ से अगर जो कोई संशोधन है, आपको कोई चीज़ लगती है कि इसमें ऐड की जानी चाहिए, तो सारी चीज़ आप हमें बताइए 8 महीने विचार करने के बाद। और 8 महीने के विचार करने के बाद उन्होंने जो जो रिकमेंडेशंस वगैरह दी होंगी, उसको सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद दूसरी रिपोर्ट ड्राफ्टिंग कमेटी ने कब पब्लिश करी? अक्टूबर 1948 में। यहां पर देखो लिखा है संशोधित प्रारूप, मतलब जो जो भाई रिकमेंडेशंस आए, सलाह आए, उन सबको शामिल करते हुए एक संशोधित प्रारूप बनाया और उस संशोधित प्रारूप को जो है फिर से पब्लिश किया अपनी सेकेंड रिपोर्ट में अक्टूबर 1948 में, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद देखिए क्या होगा कि यहां पर लिखा है फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। ये क्या होता है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अभी भी जब कोई कानून बनाया जाता है, अभी अपनी संसद में या पार्लियामेंट में जब कानून बनाया जाता है, तो कानून बनाने की एक प्रोसेस होती है। और कानून बनाने के लिए क्या होता है, पहले जो भी कानून बनाया जाएगा उसको पब्लिश कर दिया जाता है, प्रकाशित कर दिया जाता है, सबको बता दिया जाता है कि हाँ भाई ये कानून मैं बनाने जा रहा हूँ, है ना। जनरली समझ लीजिए कि उसको फर्स्ट रीडिंग बोलते हैं। उसके बाद जब सबके पास भाई वो कानून पहुंच जाएगा, कानून की कॉपी पहुंच जाएगी, तो फिर क्या होगा, एक एक बिंदु पर बातचीत होगी, डिबेट होगी और बहस होगी, और उसमें से कुछ जोड़ना है तो जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, उसको बोलते हैं सेकेंड रीडिंग या सेकेंड वाचन। उसके बाद सारे लोगों ने डिबेट वगैरह करके सारी चीजें जोड़ घटा ली। उसके बाद फाइनल जो है वो कॉपी कानून की तैयार करके मेंबर्स के सामने रखी जाएगी कि अब भाई इसको पास करो, पारित करो, उसको बोलते हैं थर्ड रीडिंग। तो ऐसे ही यहां पर क्या हुआ, फर्स्ट रीडिंग, पहला वाचन कब हुआ? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। चाहना तो ये डेट ना याद रखना, बस मैंने आपको ये डेट लिख दी है, क्योंकि यूट्यूब पर दूसरे वीडियो देखोगे आपको लगेगा कि यार सर ने ये तो लिखाया नहीं, ये तो बताया नहीं, ये तो कम है ना। तो ये डेट चाहना तो ना याद करना, बस ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए बस एक बार सुन लो आप। फर्स्ट रीडिंग हो गई। फिर सेकंड रीडिंग कब हुई? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। सेकंड रीडिंग में क्या हुआ होगा? सेकंड रीडिंग में संविधान सभा के सदस्यों की तरफ से लगभग 7,500 संशोधन जो है यहां पर प्रस्तावित किए गए संविधान में। वो जो 7,500 संशोधन लाए गए संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा, उसमें से 2,500 2,500 संशोधन काम के थे, सीरियस टाइप के थे, और उन्हीं संशोधनों के आधार पे बातचीत हुई, और अगर जो कोई चीज़ जोड़ी जानी थी संविधान में जोड़ी गई, कोई चीज़ घटाई जानी थी तो घटाई भी गई, ठीक है। और उसके बाद फाइनली तीसरी रीडिंग जब होगी, तो मैंने अभी क्या बताया था, उस संविधान को रखा जाएगा सबके सामने, सदस्यों के सामने, कि भाई अब इसको पारित करो, पास करो। तो थर्ड रीडिंग कब हुई? 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949। और यही वो डेट है 26 नवंबर 1949, जिस दिन अपना संविधान जो है बन के कंप्लीट हो गया था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी कमेटी थी। ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने मेन काम किया है, क्या, संविधान का मेन समझ लीजिए कि ड्राफ्ट तैयार तो बी एन राव ने किया था, लेकिन उसकी जांच की, उसमें कुछ जोड़ना था तो जोड़ा, उसको घटाना था तो घटाया। फिर फंडामेंटल राइट्स को पार्ट नंबर 3 में रखना चाहिए कि पार्ट नंबर 4 में रखना चाहिए, तो एक बाइंडिंग करके सीरियल से बिल्कुल किताब बना दी समझ लीजिए संविधान की, ठीक है। तो दूसरा इनका इंपॉर्टेंट काम ये हो गया कि पूरी बाइंडिंग करके सीरियल से कौन सी चीज पहले कौन सी बाद में किताब बना दी, ठीक है। उसके बाद बी एन राव की ही सहायता से क्या किया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया कि सारी रिपोर्ट्स को एक लीगल टेक्स्ट में बदल दिया। लीगल टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? कानूनी लैंग्वेज। भाई संविधान में जो वर्ड जहां पे होना चाहिए बिल्कुल वहीं पर लिखा गया है। जैसे कि मैं आपको दो वर्ड बोलूं, एक वर्ड है इक्विटी और एक है इक्वालिटी। पहले का हिंदी में अर्थ है समता और दूसरे का है समानता। ये दोनों वर्ड सुनने में तो आपको लग रहे होंगे कि ये जो सेम सेम है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग हैं। तो कहाँ पर इक्विटी लिखा जाए, कहाँ पर इक्वालिटी लिखा जाए, है ना, ये भी डिसाइड किया गया। इसको बोलते हैं एक लीगल टेक्स्ट या कानूनी लैंग्वेज में बदला गया संविधान की भाषा को, ठीक है। और वो बी एन राव की ही सहायता से किसने किया है? ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट काम किया है, ड्राफ्ट बनाया, बाइंडिंग बिल्कुल सीरियल से की, है ना, और उसके बाद एक लीगल टेक्स्ट में जो है जो बदलाव हुआ उसमें भी ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपनी भूमिका निभाई। और इसी वजह से आपको छोटी क्लास में पढ़ा दिया जाता है कि संविधान किसने बनाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया, है ना, क्योंकि उनका काम इतना इंपॉर्टेंट था, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे।
है ना, इस वजह से आपको पढ़ाया जाता है। अदरवाइज तो संविधान सभा में बहुत सारे मेंबर थे। टोटल जब संविधान सभा जब बनी थी तब कितने टोटल मेंबर थे? 389 मेंबर थे, 389 सदस्य थे, है ना। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं क्या हुआ। तो संविधान देखिए क्या हुआ कि 26 नवंबर 1949 को संविधान अपना बन के पूरा हो गया। अब बन के पूरा हो गया तो सबके सामने जो है रख दिया गया संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा कि भाई अब इस संविधान को पारित कीजिए। तो फाइनली संविधान सभा के सदस्यों ने द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हिंदी में भी यहां पर मैं लिख देता हूं कि संविधान को, ठीक है, संविधान जो है संविधान को संविधान सभा द्वारा, ये संविधान सभा द्वारा मैं नहीं लिख रहा हूं, संविधान को पारित किया गया व अपनाया गया। संविधान को पारित, संविधान को पारित किया गया, ठीक, पारित किया गया व अपनाया गया। व क्या किया गया? संविधान को अपनाया गया। किसके द्वारा? अब ये अंडरस्टूड है संविधान सभा के द्वारा। तो संविधान सभा के द्वारा संविधान को पारित किया गया व अपनाया गया, मतलब संविधान सभा ने पास कर दिया और एडॉप्ट कर लिया, अपना लिया। अपनाने का मतलब उन्होंने ये बोल दिया कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम भी फॉलो करेंगे, हम अपनाते हैं इसको, ठीक है। ये ध्यान रखना, दोनों वर्ड कभी कभी आ जाते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। 26 नवंबर 1949 सेम डे कॉन्स्टिट्यूशन को पास भी किया गया और क्या किया गया? एडॉप्टेड, अपनाया गया, ठीक है। अब क्या हुआ? तो सीधी सी बात है, इस दिन देखिए 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि संविधान भाई बन के अपना तैयार हो गया था, पूरा हो गया था, और इस वजह से हम लोग हर साल 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, क्योंकि इस दिन संविधान क्या हुआ था? बन के तैयार हो गया था, बन के पूरा हो गया था। एक बात और देखिए, संविधान सभा जब संविधान बना था तब जो है 389 सदस्य वहां पर थे, संविधान सभा जब बनी थी, ठीक है। लेकिन उसको हम उसके बाद हमको पता है कि भाई डिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि 1946 में 1946 में अपनी संविधान सभा बनके तैयार हो गई और 1947 में भारत का विभाजन हो जाएगा, इंडिया डिवाइड हो जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान में। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो पूर्वी पाकिस्तान, मतलब यहाँ पर ऐसे अगर जो मैं बात करूँ तो यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान था जिसको आज आप बांग्लादेश कहते हैं, यहाँ पर पश्चिमी पाकिस्तान था जिसको आप पाकिस्तान कहते हैं। ये पहले 1947 के पहले क्या था? एक में ही सब जुड़ा हुआ था। तो संविधान सभा के मेंबर्स तो यहाँ से भी आए थे, यहाँ से भी आए थे। तो जब ये डिवीजन हो गया, ये भाग हमसे अलग हो गया, ये भी भाग हमसे अलग हो गया, तो संविधान सभा के जो लोग वहां से चुन के आए थे वो लोग तो चले जाएंगे पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो आफ्टर डिवीजन, विभाजन के बाद, ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं विभाजन के बाद, ठीक है। तो विभाजन के बाद, तो विभाजन के बाद कितने मेंबर बचे हैं संविधान सभा में? 299 बचे हैं। हालांकि अगली स्लाइड्स में मैंने ये लिखा हुआ है 299। तो आफ्टर पार्टीशन कितने मेंबर बचे हैं? कम हो गए, 299 ही लोग बचे। उसके बाद संविधान जब बन जाएगा, लास्ट में मैंने फैक्ट्स जो है उसकी भी स्लाइड है, तो वहां पर भी ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि संविधान बनने में बहुत लंबा समय लगा है। आपको छोटी क्लास में याद कराया जाता होगा कि 2 साल 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 साल का समय लग गया। तो भाई ऐसा भी होगा कि कुछ लोग बूढ़े होंगे जिनकी डेथ हो गई, या संविधान जिस दिन बन के पूरा हुआ कुछ लोग हेल्थ इशू से, स्वास्थ्य कारणों से आ नहीं पाए। तो फाइनली संविधान सभा पर साइन करने के लिए कितने लोग उपस्थित थे? ये रहा 284 लोगों ने संविधान पर क्या किए हैं? साइन किए हैं। 284 मेंबर्स ने क्या किए हैं? सिग्नेचर किए हैं। किस पर? संविधान पर, ये ध्यान रखना, ठीक है। संविधान सभा जब बनी थी 389 लोग थे, जब इंडिया डिवाइड हो गया, इंडिया पाकिस्तान में 299 लोग बचे भारत की संविधान सभा में, और संविधान जिस दिन बन के पूरा हुआ उस दिन कितने लोग थे साइन करने के लिए? 284, ठीक है। इसके बाद देखिए 26 नवंबर 1949 को तो संविधान बन के पूरा हो गया, लेकिन संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई है? आखिरी बैठक हुई है 24 जनवरी 1950 को, लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हिंदी वाले देख लेंगे कि संविधान सभा की आखिरी बैठक, मैं लिख दूं, चलिए लिख देता हूं, संविधान सभा की आखिरी बैठक। तो संविधान सभा की, ठीक, संविधान सभा की अंतिम बैठक लिख देता हूं, संविधान सभा की अंतिम बैठक, ठीक है।
संविधान सभा की अंतिम बैठक, ठीक है, ये इसका है, ध्यान रखना, 24 जनवरी 1950। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को हुई, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि भाई संविधान तो आपने बना लिया था 26 नवंबर 1949 को, और उसके बाद संविधान सभा की आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को क्यों हुई? आखिरी बार इसी दिन बैठ जाते, 26 नवंबर 1949 को ही बैठ जाते जब संविधान पूरा हो गया था। इसका मतलब कुछ काम अधूरा रह गया है जिसको पूरा करना है। तो वो अधूरा काम क्या रह गया था जिसको इन्होंने पूरा किया है आखिरी बैठक में, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रोकते हैं पॉइंट। इसके बाद देखिए, हमारा संविधान बनके तो पूरा हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन वो लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ? जब वो बनके पहले पूरा हो गया था, 26 नवंबर 1949 को हो गया था, तो उसी दिन लागू कर देते। तो इसके पीछे का क्या कारण है, तो एक बार देखते हैं। यहाँ पर क्योंकि लिखूंगा तो वो यहाँ पर है ना सही नहीं रहेगा, नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो, संविधान अपना क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 को बनके पूरा हो गया, ठीक है। संविधान क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, ठीक, कंप्लीट हो गया या बनके पूरा हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इसके, ध्यान देना, इसके 2 महीने बाद, एक सेकेंड यहां पर, हाँ ऐसे कर दूं, तो इसके 2 महीने बाद क्या होगा? 26 जनवरी आएगी, ठीक, और 26 जनवरी 1950 का दिन आएगा। संविधान लागू कब हुआ है? पूरे के पूरे 2 महीने के बाद लागू होगा संविधान। तो यहां पर मैं छोटा सा लिख देता हूं, 2 मंथ, याद रखना, 2 महीने के बाद संविधान लागू होगा। अभी देखता हूं कि क्यों लागू होगा 2 महीने के बाद, ठीक है। इसके पहले एक बात और देख लो आप, तो इसके भी 2 दिन पहले, मतलब 26 जनवरी 1950 के, यहां पर मैं लिख देता हूं 2 दिन, ठीक है। 2 दिन पहले क्या हुआ था? 2 दिन पहले डेट कौन सी थी? 24 जनवरी 1950 की डेट थी, और इस दिन क्या हुआ था? इस दिन आखिरी बैठक हुई थी, लास्ट मीटिंग हुई थी, ध्यान रखना। अभी मैं ये भी बात करूंगा कि आखिरी बैठक इस दिन क्यों हुई थी, लास्ट मीटिंग हुई थी। अब बात करते हैं कि भाई संविधान जब पहले ही पूरा हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन वो 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया? इसके पीछे क्या कारण था? तो देखिए, इसके पीछे का रीजन क्या था। आज़ादी से पहले क्या था कि कांग्रेस जगह जगह पर बैठक करती थी। जैसे कि कांग्रेस अगर जो लखनऊ में बैठक करती थी उसको बोला जाता था लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। तो ऐसे ही कांग्रेस ने देखिए क्या किया था, कांग्रेस ने एक बैठक करी थी, कब? तो इसके पीछे का कारण हमको जानना है, कारण, ठीक है। कारण क्या है कि कारण यह है कि लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, ठीक, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, ठीक है। हिंदी में भी लिख दूंगा, अभी टेंशन मत लो आप। लाहौर, अच्छा, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है ना, तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। कांग्रेस का, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का ये कौन सा अधिवेशन है? तो लाहौर में बैठी है, तो कांग्रेस का ये लाहौर अधिवेशन है। और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन अगर जो आपसे पूछा जाए कि ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ, तो एक बार देखो भाई कब हुआ है। तो ये हुआ है दिसंबर 1929, दिसंबर 1929 में हुआ है ये। अगर जो आपसे पूछे कि कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने यह डिसाइड किया कि हम आने वाली हर 26 जनवरी को, हम आने वाली हर 26 जनवरी को एक डे मनाएंगे, पूर्ण स्वराज डे या पूर्ण स्वराज दिवस। ये क्या होता है अभी हम बात करते हैं। तो आने वाली हर 26 जनवरी को, तो पहली 26 जनवरी कब आई होगी? तो पहली 26 जनवरी आई होगी 26 जनवरी 1930 को। तो पहला जो पूर्ण स्वराज दिवस है ना, यहां पर मैं लिख देता हूं पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज दिवस, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज दिवस, और इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस,
ठीक है। तो अपना पहला पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। अब ये पूर्ण स्वराज दिवस है क्या? तो पूर्ण स्वराज दिवस का देखिए क्या मतलब है। इसका मतलब है आज़ादी का दिवस, इंडिपेंडेंस डे। तो हमने पहला अपना इंडिपेंडेंस डे कब मनाया, आज़ादी का दिवस कब मनाया? 26 जनवरी 1930 को मनाया। अब आपके सामने सवाल आ रहा होगा, आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भाई आज़ाद तो 1947 में हुए हैं, लेकिन हमने आज़ादी का दिवस पहला वाला कब मना लिया? 26 जनवरी 1930 को ही मना लिया। तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपकी लड़ाई, आपकी बाई चांस आपकी मम्मी से कुछ तू में हो जाए, कुछ कहा सुनी हो जाए, आपकी मम्मी ने आपसे बोला कि गोलगप्पे खाने नहीं जाओगे आप, ठीक है। आपने अब क्या किया कि मम्मी से कुछ बोल नहीं रहे हैं, ठीक है, लेकिन मम्मी जैसे ही आपके सामने से गुजरती हैं, आप अपने भाई बहन से बात करने लगते हैं कि यार गोलगप्पे वाला बहुत अच्छे गोलगप्पे देता है, वहाँ चलेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, मौज मस्ती करेंगे, चलो कल चलते हैं। बिल्कुल पक्का रहा, कल 12 बजे हम लोग चलेंगे और कम से कम 50 गोलगप्पे खा के आएंगे। अब आप ये सारी बातें कर रहे हैं, जा नहीं रहे हैं, लेकिन बात कर रहे हैं गोलगप्पे खाने की। क्यों बात कर रहे हैं ये? इस वजह से क्योंकि आप मम्मी आपके सामने से आपकी माँ गुजर रही हैं, तो उसके ये जब बात करेंगे आप, तो इससे क्या होगा कि उन पर एक प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर क्रिएट होगा तो क्या होंगी, वो कुछ बोलेंगी और आपके मन में जो भी भरा है आप जो है लौटा सकेंगे अपनी माँ को, मम्मी को, ठीक है। हालांकि उसके बाद जिम्मेदार नहीं हूँ कि आपके 2-4 थप्पड़ पड़ जाएं, है ना। तो देखिए है क्या, तो यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप गोलगप्पे खाने नहीं जा रहे हैं लेकिन सिर्फ बात कर रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं सामने वाले पे, वैसे ही आज़ाद हुए नहीं हम 26 जनवरी 1930 को, लेकिन आज़ादी का दिवस पहले ही मना रहे हैं इंडियंस। इससे होगा क्या, ब्रिटिशर्स पर प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। दूसरा, तो ब्रिटिशर पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए दूसरा रीजन क्या था कि भाई किसी की अगर जो डेथ हो जाए, ठीक है, वहां पर भी भीड़ इकट्ठा होती है, किसी की शादी हो वहां पर भी भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन शादी में जो लोग होते हैं उनका मोटिवेशन लेवल अलग रहता है। तो आज़ादी का दिवस मनाने के लिए लोग जब इकट्ठा होंगे तो उनका मोटिवेशन लेवल अलग होगा, और साथ साथ में आगे का आंदोलन कैसे चलाया जाएगा उसके लिए भी लोगों को ट्रेंड किया जा सकेगा, बताया जा सकेगा जब ये दिन मनाने के लिए लोग इकट्ठा होंगे। तो इस वजह से आज़ाद हुए नहीं, लेकिन आज़ादी का दिवस हम लोग समझ लीजिए कि पहले ही मनाने लगे, और 26 जनवरी 1930 को हमने अपना मनाया पहला पूर्ण स्वराज दिवस या आज़ादी का दिवस। तब से लेकर हर 26 जनवरी को जो है ये वाला दिवस हम लोग मनाते आ रहे थे, और ये 26 जनवरी की जो डेट है भारतीयों के दिलो दिमाग पर अंकित हो गई, छप गई। और इस वजह से हमारी संविधान सभा ने ये सोचा कि संविधान भाई बन के तो पूरा हो गया है 26 नवंबर को 1949 को, इस दिन ही अगर जो संविधान को लागू कर दिया तो ये 26 जनवरी जो है इसकी डेट की इंपॉर्टेंस खो जाएगी। तो डेट की इंपॉर्टेंस ना खोए, हमारी यादें तरोताज़ा रहें, इस वजह से हमारा संविधान तो पहले बन के कंप्लीट हो गया, लेकिन हमने संविधान को लागू कब किया है? 26 जनवरी 1950 को लागू किया है, ठीक है। तो रीजन भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखिए, तो द कॉन्स्टिट्यूशन वाज केम इनटू फोर्स ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950। इसको आप हिंदी में क्या लिख सकते हैं कि संविधान लागू हुआ। क्या लिखोगे? संविधान लागू हो गया, ठीक, संविधान लागू हुआ। तो संविधान लागू कब होगा इंडिया में? तो संविधान लागू होगा 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंसमेंट का देखो मतलब क्या होता है, कमेंसमेंट का मतलब होता है शुरुआत, संविधान की शुरुआत कब हुई, ठीक है। तो संविधान की शुरुआत कब हुई, कमेंसमेंट का मतलब होता है बिगिनिंग। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान की शुरुआत का दिन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो संविधान की शुरुआत कब हुई? 26 जनवरी 1950 को हुई। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ क्या, कि संविधान की शुरुआत का दिन, ठीक है। तो संविधान की शुरुआत का दिन, संविधान की, ठीक है, शुरुआत, संविधान की शुरुआत का दिन, संविधान की शुरुआत का ये दिन है, ठीक है। तो डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान की शुरुआत का दिन कौन सा है? 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारे यहाँ लागू हुआ, लेकिन जिस दिन संविधान पूरा हुआ था 26 नवंबर 1949 को,
संविधान की कुछ चीजें, सिर्फ कुछ चीजें 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गई थी। जैसे नागरिकता के जो प्रावधान हैं वो लागू हो गए थे, अपने चुनाव इलेक्शन से संबंधित जो प्रावधान है वो लागू हो गए थे, अंतरिम संसद इंटरिम पार्लियामेंट के जो प्रावधान हैं वो लागू हो गए थे। तो कुछ प्रावधान, कुछ प्रोविजंस 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, लेकिन पूरा का पूरा संविधान जो है वो कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और इसीलिए हम लोग 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन मनाते हैं? रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, क्योंकि संविधान इस दिन लागू हुआ था। तो यहां तक की बात क्लियर है। हालांकि जो डेट्स हैं मैं आपको अभी याद कराऊंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो अदर वर्क्स डन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य काम। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दूसरे कौन कौन से काम किए हैं? ठीक है, तो देखिए भाई, यहाँ पर दो डेट इंपॉर्टेंट हैं, और दो डेट इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से कौन कौन सी डेट हैं? तो मैं कलर चेंज कर लूँ, ठीक है, दूसरा भी कलर, चलिए यही ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि एक तो डेट है ये 22 जनवरी 1947, और दूसरी डेट कौन सी है? 24 जनवरी 1950। ये दो डेट हैं। 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ? द नेशनल फ्लैग ऑफ द यूनियन वॉज एडॉप्टेड, है ना। अपना जो तिरंगा झंडा है उसको राष्ट्र ध्वज के रूप में संविधान सभा ने अपना लिया। संविधान सभा ने कहा कि भाई ये जो ट्राई कलर फ्लैग है, तिरंगा झंडा है, ये हमारा क्या होगा? नेशनल फ्लैग होगा। तो हिंदी वाले क्या लिख लेंगे कि तिरंगे झंडे को राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया गया। ये जो तिरंगा झंडा है इसको राष्ट्र ध्वज के रूप में अपना लिया गया। ठीक है, तिरंगा झंडा जो है वो राष्ट्र ध्वज के रूप में अपना लिया गया। और राष्ट्र ध्वज के रूप में तिरंगा झंडा कब अपनाया गया? संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947। ठीक है, अब देखो ऊपर जो हेडिंग पड़ी है अदर वर्क्स, संविधान सभा के द्वारा किए गए अन्य कार्य। अगर जो मैं आपसे पूछूं कि संविधान सभा के द्वारा किया गया मेन वर्क क्या था, तो मेन वर्क क्या था? संविधान को बनाना। और संविधान को बनाने के अलावा भी उन्होंने कुछ कुछ किया होगा। तो संविधान के बनाने के अलावा क्या क्या किया है? तो 22 जनवरी 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया। ठीक है, कभी कभी जो क्वेश्चन है आपसे क्या आता है कि ये जो हमारा राष्ट्रध्वज है, तिरंगे झंडे को राष्ट्रध्वज के रूप में जो अपनाया गया है, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो याद रखना, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका डिजाइन तैयार किया था किसने? पिंगली वेंकैया। इंग्लिश में भी नाम लिखा है और हिंदी में भी लिखा है, ध्यान देना, पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, पिंगली वेंकैया जो है इन्होंने राष्ट्रध्वज का डिजाइन तैयार किया। और कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि ये जो झंडा है इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना होता है? तो ध्यान देना, लंबाई जो इसकी है, ऐसे लिखता हूं, इसकी जो लंबाई है वो 3 है, ऐसे ऐसे 3, और जो चौड़ाई है वो कितनी है? वो 2 है। इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो कितना है? 3:2 है। और ये तो बताने की बात ही नहीं है कि 3 कलर हैं, ऊपर सैफरॉन है, केसरिया है, बीच में वाइट है, ठीक है, सफ़ेद है, और नीचे कौन सा है? नीचे जो है वो कौन सा है? नीचे ग्रीन है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर गांधी जी का चरखा पहले हुआ करता था नेशनल फ्लैग में, लेकिन गांधी जी के चरखे को रिप्लेस कर दिया गया है किससे? अशोक के चक्र से। यहाँ पर अब क्या बन गया है? अब यहाँ पर अशोक का चक्र बन गया है। ठीक है, तो गांधी जी का चरखा पहले हुआ करता था, लेकिन अब क्या बन गया है? यहाँ पर अशोक व्हील बन गया है, अशोक का चक्र बन गया है। केसरिया साहस का प्रतीक है, करेज। व्हाइट जो कलर है वो पीस, शांति। जो ग्रीन कलर है वो फर्टिलिटी, उर्वरता का प्रतीक है। और बीच में जो अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, वो ये दिखाता है कि 24 घंटे भारत विकास के पथ पर अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो नेशनल फ्लैग, और ये जो फोटो है ये पिंगली वेंकैया की फोटो है। ध्यान देना, यहाँ पर बना तो चरखा है गांधी जी का, क्योंकि पहले चरखा हुआ करता था, लेकिन इस चरखे को रिप्लेस कर दिया गया है अपने नेशनल फ्लैग में, किसके द्वारा? अशोक चक्र के द्वारा। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर 24 जनवरी 1950 की डेट यहाँ पर दी है, तो आपको कुछ याद आ रहा है 24 जनवरी 1950 की डेट को देख करके? तो आखिरी बैठक हमारी कब हुई थी? आखिरी बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। तो हमने कहा था कि कुछ काम अधूरा रह गया होगा, उस काम को पूरा करने के लिए संविधान सभा आखिरी बार बैठी होगी 24 जनवरी 1950 को। तो वो काम अधूरा क्या था? तो 24 जनवरी 1950 को देखिए क्या किया गया? नेशनल एंथम, राष्ट्र गान जो है वो क्या किया गया? अपनाया गया।
और राष्ट्रगान अपना क्या है, जनगण मन, ठीक है, जनगण मन को अपना लिया गया अपना एज अ नेशनल एंथम। और अपना जो राष्ट्रगान है वो किसने लिखा है, अपना राष्ट्रगान है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर। ये रहे, रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे इंसान हैं जिन्होंने दो देशों का नेशनल एंथम लिखा है, राष्ट्रगान लिखा है। एक तो बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला, और एक इंडिया का जनगण मन, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को ही क्या हुआ कि नेशनल सॉन्ग अपना जो है राष्ट्रगीत वो अपनाया गया। और राष्ट्रगीत क्या है, तो ये सब आपको पता होगा, वंदे मातरम, ये अपना लिया गया। वंदे मातरम अगर जो आपसे कोई पूछे कि किसने लिखा है, तो वंदे मातरम लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या कभी कभी इनको बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहते हैं, दोनों बातें सही हैं, ठीक है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा है। अच्छा, कई बार ये क्वेश्चन आया, और खासकर जब मैं पीसीएस वाले जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख रहा था तो वहां पर आया क्या क्वेश्चन कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो ये वंदे मातरम लिखा है उनकी किस फेमस नॉवल से लिया गया है, उनकी किस प्रसिद्ध उपन्यास से लिया गया है। तो याद रखना, बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक फेमस नॉवल लिखी है, और वो नॉवल कौन सी है, आनंद मठ। कौन सी नॉवल है, आनंद मठ। हिंदी में मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, तो आनंद मठ, ठीक है। तो आनंद जो मठ है, आनंद मठ इनकी फेमस नॉवल है, इससे वंदे मातरम लिया गया है। तो ये दो काम हो गए 24 जनवरी 1950 को, और एक तीसरा काम भी है 24 जनवरी 1950 को जो हुआ है, अपने पहले राष्ट्रपति, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, अपने फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में संविधान सभा ने किसे चुना। तो ये तो इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है, अपना पहला राष्ट्रपति कौन था। तो पहले अपने राष्ट्रपति कौन थे, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये वाला ले लेता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में किसने चुन लिया, संविधान सभा ने चुन लिया। क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव तो सांसद लोग करते हैं, है ना, लोकसभा के एमपी, राज्यसभा के एमपी, एमएलए, उनके चुनाव, संसद के चुनाव होंगे जाके 1952 में, 1952 में, ठीक है। तो तब तक के लिए, जब तक के लिए चुनाव करवाना पॉसिबल नहीं है, तब तक के लिए संविधान सभा ने ही चुन लिया राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये तीन काम उनको करने थे, है ना। एक दो काम हालांकि और भी थे, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट वाले हमने लिखे हैं कि तो ये तीन इंपॉर्टेंट काम जो है उनको, उनके छूट गए थे। तो इन तीन कामों को पूरा करने के लिए समझ लीजिए जो आखिरी बार उन्होंने बैठक की है वो कब की है, 24 जनवरी 1950 को की है। तो ये वाला भी अपना क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपके लिए कुछ फैक्ट्स नोट किए हैं, कुछ फैक्ट्स नोट किए हैं। अच्छा, फैक्ट्स से पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और ट्रिक से एक बार याद करा देता हूँ, डेट्स आपको याद करा देता हूँ, ठीक है। एक बार आइए मेरे साथ में आप, तो देखो जरा डेट कैसे याद करोगे। एक डेट बस याद कर लो, कौन सी, 9 दिसंबर, ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, पहली बैठक हुई थी, प्रथम बैठक हुई थी। और प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था, टेम्परेरी चेयरपर्सन, अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये अपनी पहली बैठक हो गई, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होगा, इसके 2 दिन के बाद, सिर्फ 2-2 दिन का गैप करते जाना आप, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा कि 2 दिन, और 2 दिन के गैप के बाद फिर क्या होगा, 11 दिसंबर होगा। 11 दिसंबर 1946 को क्या होगी, सेकंड बैठक होगी, दूसरी बैठक होगी। और दूसरी बैठक में देखो क्या होगा, राजेंद्र प्रसाद को चुना जाएगा स्थायी अध्यक्ष, और एच.सी. मुखर्जी होंगे उपाध्यक्ष, और वीटी कृष्णामाचारी भी क्या होंगे, उपाध्यक्ष। तो इस दिन समझ लीजिए कि 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। उसके भी आप 2 दिन के बाद आइए भाई, ठीक है, उसके भी 2 दिन के बाद, मैं 2D लिख रहा हूँ, 2 दिन के बाद। तो 2 दिन के बाद डेट कौन सी आएगी, 2 दिन के बाद डेट आएगी 13 दिसंबर 1946 आ जाएगी। और 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, तो 13 दिसंबर 1946 को देखिए क्या हुआ था, इंपॉर्टेंट काम। और वो इंपॉर्टेंट काम कौन सा है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव मैं ओ भी लिख दूं, समझ जाओगे आप, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, कहां, संविधान सभा में रखा था 13 दिसंबर 1946 को। और ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन
या मैं लिखे ही दे रहा हूँ उद्देश्य प्रस्ताव, जिसमें कंफ्यूजन ना हो, आपको लगे कि ये OR क्या लिख दिया है ना। तो उद्देश्य प्रस्ताव है ये, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ये, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास कब कर दिया गया, तो एक बार देख लेते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास कब हुआ। तो इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पास कर दिया जाएगा कब, संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा इसको पास कर देगी, ठीक है। अब 22 देखो, एक डेट मैं आपको और बता रहा हूं, उसमें भी 22 ही है, उसमें भी क्या है, 22 ही है, तो वो भी 22 ही है, ठीक है। यहां पर भी 1947 ही है, और जनवरी का जे भी है, लेकिन वो जे जुलाई है। तो इस दिन क्या हुआ था, तो इस दिन याद रखना क्या हुआ था कि अपना नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा जो अपनाया है संविधान सभा में, है ना, वो कब अपनाया था, तो इसी दिन तो अपनाया था। तो ये हो गया अपना नेशनल फ्लैग, इस दिन अडॉप्ट किया संविधान सभा ने, ठीक है। तो एक डेट याद रखो 9 दिसंबर, उसके बाद 2 दिन जोड़ो, उसके बाद 2 दिन जोड़ो, और फिर पास वाली डेट याद रख लो 22 जनवरी 1947, और फिर इसी से एक डेट बना दो 22 जुलाई 1947। इसके बाद देखो क्या होगा, इसके बाद ये हम सबको पता है कि संविधान लागू कब हुआ, ये तो सबको पता रहता है। बताओ जरा संविधान लागू कब हुआ, तो संविधान लागू होगा कब, 26 जनवरी 1950 में संविधान क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। अब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, ये सबको डेट पता रहती है। इससे आप जो है 2 दिन पहले आओ, कितने दिन पहले, सिर्फ 2 दिन पहले। तो 2 दिन अगर जो पहले आओगे तो डेट पड़ेगी कौन सी, 24 जनवरी की पड़ेगी 1950 की। और इस दिन क्या हुआ था, 3 काम हुए थे, कौन कौन से, नेशनल एंथम राष्ट्रगान अपनाया गया, नेशनल सॉन्ग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नेशनल एंथम है ना, राष्ट्रगान, नेशनल सॉन्ग राष्ट्रीय गीत, और अपने पहले पी लिख रहा हूँ, प्रेसिडेंट बना दिए गए कौन, राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी 1950 की डेट यदि याद है तो इससे 2 महीने पहले आ जाओ, कितने महीने पहले, तो 2 महीने, 2 मंथ पहले आओ, और 2 महीने पहले आओगे तो कहां पर पहुंच जाओगे, 26 नवंबर 1949। और इस दिन क्या हुआ था, संविधान बन के कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखो हर जगह 2-2 का गैप है, तो ऐसे आप डेट याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे को हम लोग स्लाइड करते हैं, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, और उसके बाद ये वाला वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए हो सकता है वीडियो, क्योंकि मैं बना रहा हूँ तो मेरे को अभी ये नहीं पता चल रहा है कि कितनी लंबी हो गई है। अगर जो लॉन्ग वीडियो हो तो भाई ये आपके फ्यूचर के लिए ज़रूरी है ना। आप इसको इत्मीनान से देखिए, ठीक है, और एक ही बार में जहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, आपको समझ आएंगी। और आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, मैं यहाँ तक कहता हूँ कि IAS वाला भी अगर जो आप एग्ज़ाम हो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अगर जो क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। लाइक और कमेंट को देखिए, मैं बोलता नहीं हूँ, आपको वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट आपको हेल्पफुल लगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अदरवाइज आप देखिए, मैं आपसे लाइक और कमेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए, आगे दो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे भाई, 389 सदस्य थे, ठीक है, जिसमें से 296 लोग चुने गए थे और 93 लोग क्या थे, नॉमिनेट किए गए थे। ये हमने संविधान सभा वाले लेक्चर में पढ़ा था कि देसी राजे रजवाड़ों ने 93 लोगों को नॉमिनेट किया था। ये जो 296 इलेक्टेड वाले थे, 296 वाले जो इलेक्टेड वाले थे, इसमें से 208 सीटें किसकी थी, कांग्रेस की थी, ठीक है, 208 लोग कांग्रेस के थे, और 73 लोग किसके थे, मुस्लिम लीग के थे, और दूसरे अदर लोग कितने थे, 15 लोग थे। तो एक बार ये डाटा हो सके तो याद रखना, ठीक है, 296 में से, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए क्या फैक्ट है। कुल 15 महिलाएं भी भाई संविधान सभा में थी। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि टोटल महिलाएं कितनी थी, तो आपका क्वेश्चन आंसर क्या होगा, 15 महिलाएं थी। अब ये मैंने आपको स्लाइड लगा दी है, तो इसमें कुछ विशेष बताने वाली तो बात है नहीं कि कौन कौन सी 15 महिलाएं थी। तो एक बार इनको पढ़ लेना आप, कि अम्मू स्वामीनाथन है, एनी मैस्करनी है, इधर लिखा है कि कहाँ से वो चुनाव जीत के आई थी, बेगम एजाज रसूल हैं, है ना, दक्षयानी वेल्यादुन है, जी दुर्गाबाई हैं, हंसा मेहता हैं, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी। तो ये खाली एक बार नज़र डालना, याद करने की कोशिश मत करना, ये महिलाओं के नाम आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन मैंने सिर्फ ये स्लाइड लगा दी है तो एक बार बस आपकी नज़र पड़ जाए, ठीक है। पूर्णिमा बनर्जी हैं, रेणुका रे हैं, सरोजिनी नायडू हैं, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित, ठीक है। तो ये 15 महिलाएं आपकी हो गई। संविधान सभा में ये मेंबर थी 15 महिलाएं।
अगर जो आपसे पूछे कि आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन कौन था, एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीयों को भारत की संविधान सभा में कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, उनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, तो फ्रैंक एंथनी। अगर जो आपसे कोई पूछे कि भारत की संविधान सभा में जो पारसी लोग हैं, पारसियों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, तो डॉक्टर एच पी मोदी। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, देश के विभाजन के बाद, मैंने पहले भी इसकी बात कर ली, टोटल मेंबर कितने बचे थे, 299 मेंबर बचे थे। अब जब देश का विभाजन हो गया, 299 मेंबर बचे, तो क्योंकि हमको पता है कि भाई ये इधर पूर्वी पाकिस्तान बन गया, ये पश्चिमी पाकिस्तान बन गया, अंबेडकर जी की सीट पूर्वी पाकिस्तान में चली गई। तो अंबेडकर जो है पहले किस सीट से जीत के आए थे, पूर्वी पाकिस्तान से जीत के आए थे, अब उनकी सीट तो वहां पर चली गई। तो फिर से अंबेडकर चुनाव लड़ेंगे, कहां से, मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से। और ये पूना सीट पे पहले M.R. जयकर जो है ये चुने गए थे, संविधान सभा के सदस्य बने थे, लेकिन अंबेडकर के लिए M.R. जयकर ने रिजाइन कर दिया, या यूं कह लें कि अपना इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था M.R. जयकर ने। तो पूना सीट M.R. जयकर ने खाली की और अंबेडकर बाद में मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से जो है संविधान सभा के सदस्य बने। थोड़े से फैक्ट और देखते हैं। तो संविधान निर्माण में समय भाई कितना लगा, तो कुल समय, ये तो छोटी क्लास में आपको रटाया जाता होगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। टोटल सेशंस कितने हुए, कुल अधिवेशन कितने हुए, तो कुल अधिवेशन हुए हैं 11। ठीक है, जैसे अभी होता नहीं है कि संसद क्या करती है, संसद साल में 3 बार बैठती है ना, एक बार फरवरी में बैठती है और जब तक बजट नहीं पास हो जाता तब तक बैठती रहती है, तो उसको एक सेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एक सेशन में कई सारी बैठकें होती हैं। ठीक है, तो 1 या 2 महीने के लिए लगातार संसद बैठती है, तो उसको सेशन बोलते हैं। तो ऐसे ही कुल सेशन कितने हुए, 11, और एक सेशन में कई सारी बैठकें होंगी, है ना। तो टोटल समझ लीजिए कि कुल अधिवेशन तो 11 हुए और बैठकें कितने दिन हुई, 165 दिन। ठीक है, तो टोटल सेशंस पूछा जाए 11 हैं, टोटल दिन कितने लगे, 165। इन 165 दिन में से क्या हुआ, 114 दिन तो सिर्फ किस पे बातचीत हुई है, संविधान के प्रारूप पर ही विचार हुआ है। ठीक है, तो ये यहां से एक फैक्ट याद रखना ये। और उसके बाद ये लास्ट स्लाइड है अपनी, कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मूल जो संविधान है, अपना जो मूल संविधान है, ये मूल संविधान ये किसने लिखा है, अपने हाथों से किसने लिखा है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने लिखा है। और उसके बाद जब संविधान की आप किताब देखेंगे तो उसके आसपास के जो पेज हैं उन पर सजावट भी की गई है, तो वो सजावट किसने की है, नंदलाल बोस ने की है और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा ने की है। ठीक है, ये तो हो गया बात के भाई मूल संविधान का। फिर मूल संविधान का हिंदी संस्करण किसने लिखा है, तो हिंदी संस्करण किसने लिखा है, मूल संविधान इंग्लिश, हिंदी संस्करण उसका किसने लिखा है, वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा है, और इसको भी सजाया गया होगा। तो सेम यही नंदलाल बोस को, मूल संविधान को भी नंदलाल बोस ने सजाया है, और यहाँ हिंदी वाले संस्करण का भी सजावट किसने की है, नंदलाल बोस ने की है। अगर जो आपसे क्वेश्चन आया कि भाई संविधान रखा कहाँ है, तो अपनी जो संसद है, अपनी संसद में लाइब्रेरी एक है, पुस्तकालय है, वहां पर रखा है, तो लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट। और भाई संविधान के पन्ने गल ना जाएं, है ना, तो वो गल ना जाएं, खराब ना जाए संविधान, इस वजह से हीलियम गैस में उसको रखा गया है। किस गैस में रखा गया है, हीलियम गैस में रखा गया है। तो ये कुछ आपके हो गए फैक्ट्स। तो हमने पूरा का पूरा संविधान कैसे बना है इस पर हमने बातचीत कर ली है। ठीक है, और शायद ये लॉन्ग वीडियो हो गया होगा क्योंकि मैं पढ़ाने में इतना मशगूल हो गया कि मुझे अभी ये नहीं पता कि ये वीडियो कितने आवर की हुई है, कितने घंटे की हुई है। लेकिन ये जो वीडियो है ये आपके फ्यूचर के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए, आपके जॉब के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को देखिए, ठीक है। और इतनी देर तक अगर जो आप लास्ट तक शुरू से वीडियो देखते आ रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के लिए मैं विकास मिश्रा आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी